हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर 9 को लेकर चलेंगे, जो बेसिकली लोक सेवकों से संबंधित जो अपराध हैं उनके बारे में है। और इसमें हम धारा 161 से 171 तक लेकर चलेंगे। इसमें बेसिकली जो है, जो लोक सेवक होते हैं, जो उनके कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और छोटी सी सूचना वीडियो को शुरू करने से पहले देना चाहूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ, कि जो लोग सतही ज्ञान के लालची हैं या जो सतही ज्ञान को पसंद करते हैं वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पर ज़्यादा समय लगे या ज़्यादा समय यह वीडियो चले, क्योंकि डेप्थ में करवाऊँगा, जो धारा करवाऊँगा 360 डिग्री के साथ करवाऊँगा। और मेरी यह गारंटी है, चाहे भले ही आप अब सुनने पर आए हों, बिल्कुल बेसिक ज्ञान ना रखते हो आईपीसी का, इस चैप्टर को करवाने के बाद आप इस चैप्टर में महारथी हो जाएंगे। किसी के साथ बहस करने अगर बैठोगे तो मात नहीं खाओगे इस चैप्टर में, बेसिकली अगर आप यही देख रहे हो तो फिर चलते हैं धारा 161 से 171 तक लेकर चलते हैं। और इसमें कुछ बिंदु मैं बताऊंगा शुरुआत में, जिनके चारों ओर यह चैप्टर घूमेगा। अगर आप कहीं पर इस वीडियो के देखने के दौरान कहीं ऐसी धारा आती है जहाँ पर आपको उलझन महसूस होती है, तो आपको उन बिंदुओं पर गौर करना है और उन बिंदुओं को अपने दिमाग में बिठाकर रिकॉल करना हो उस चीज़ को, और आप वापस जो है जहाँ उलझे थे वहीं से आगे निकल जाएंगे। या मैं उलझने नहीं दूंगा आपको, जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि आप यहाँ पर उलझने की स्थिति बनेगी आपकी, मैं वहाँ पर वापस आऊँगा और फिर आपको वहाँ से रिपीट करवा कर उस कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर चलूँगा। तो 4-5 बिंदु बताऊँगा जो पूरे चैप्टर में कॉमन रहेंगे, या पूरा चैप्टर में जो है, जो पूरा चैप्टर है उन्हीं 4-5 बिंदुओं के चारों तरफ जो घूमने वाला है। यह चैप्टर 9 है। अगर आपको अन्य चैप्टर देखने तो डिस्क्रिप्शन में जो है आईपीसी सीआरपीसी नाम की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हम धारा 161 से 171 तक लेकर चलेंगे। और ये बेसिकली जो लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध है, लोक सेवकों के संबंधित जो अपराध है, जो लोक सेवक करते हैं उनसे संबंधित जो अपराध है, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। लोक सेवकों के कर्तव्यों के बारे में जो अपराध है वह इस चैप्टर में दिए गए हैं। लोक सेवक क्या क्या जो है अपराध कर सकते हैं। अब थोड़ा अनुमान लगाओ, कोई लोक सेवक है, किसी के पास क्या है, शक्ति है, तो शक्ति का हमेशा यह भय रहता है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर चली जा सकती है। तो हमेशा क्या भय रहता है कि जो विधि का दायरा दिया गया है किसी लोक सेवक को, उससे बाहर निकलने का, विधि के दायरे से बाहर जाने का एक भय बना रहता है। और जो विधि के दायरे से बाहर चला जाता है तो यह अपराध हो जाता है। और इन्हीं अपराधों के बारे में जो आईपीसी में जो धारा 161 से 171 है उसमें उल्लेख किया गया है कि कब कब कितना अपराध होगा। अब दूसरा आता है, कोई इसी विधि के दायरे में रहते हुए जितनी उसकी शक्ति सौंपी गई है उसका जो है गलत तरीके से प्रयोग करता है, जो बाह्य कारक है उनसे प्रेरित होता है, जैसे रिश्वत लेता है और अपने विवेक से काम नहीं करता, रिश्वत लेकर काम करता है, तो जो विधि के दायरे में उसको शक्ति सौंपी गई है उसका गलत प्रयोग करता है। यानी उसका यहाँ पर क्या आशय हो गया, बेईमानी पूर्वक आशय हो गया, यानी बेईमानी पूर्वक वह काम करता है। या हो सकता है कि जो व्यक्ति है, जो लोक सेवक है, उसका प्रतिरूपण का मतलब है कि कई बार क्या होता है, जैसे अब एक मामला आया था पिछले दिनों की, जम्मू कश्मीर में जो है एक अफसर बनकर कई दिनों तक घूमता रहा, कई महीनों तक घूमता रहा, तो क्या होता, वो प्रतिरूपण था, यानी अपने आप को लोक सेवक दिखाना, या लोग यह विश्वास करेंगे वह लोक सेवक है, ऐसे करते करना। तो 3-4 चीज़ें हैं जिनके बारे में इन जो 161 से 171 है धाराएं, इनमें ये चैप्टर इन्हीं 3-4 चीज़ों के चारों तरफ घूमने वाला है। यानी जो शक्ति का दायरा है उससे बाहर जब भी जाते हैं तो क्या होता है, अपराध होता है। यानी जो शक्ति विधि द्वारा प्राधिकृत की गई है, विधि द्वारा सौंपी गई है। ये मैं थोड़ा सा एक समरी पूरे चैप्टर की मैंने यहाँ पर लिख दी है, ताकि अगर पूरे चैप्टर में जो मैं धाराएं करवाऊँगा कहीं पर समझने में आसानी हो तो आप वो इस पर आना और यहीं से समझ जाओगे। ये पॉइंट याद रखना, विधि द्वारा प्राधिकृत सभी धाराओं में मिलेगा। अगर कोई आदेश दे रहा है, कोई निर्देश दे रहा है, वह विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। अगर उसके आदेश की अवहेलना होती है, अगर वह विधि द्वारा प्राधिकृत है वह व्यक्ति जो आदेश दे रहा है, तो दंड मिलेगा, इन धाराओं में उल्लेखित है। अगर वह विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है तो कोई दंड नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। विधि द्वारा प्राधिकृत होना जरूरी है, यानी
उसको जो है राज्य की शक्ति का भागी होना चाहिए। जो राज्य वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ये क्या होता है, राज्य की शक्ति क्या होती है, विकेंद्रीकृत होते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये राष्ट्रपति में पूरी शक्ति निवास करती है, फिर राष्ट्रपति से सारी यह शक्ति विकेंद्रित होती है, प्रत्यायोजित होती है, और यह फिर चलकर लोक सेवकों में आती है, जो निष्पादन होता है विधियों का, वो करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने विवरण दे दिया, समरी दे दी। अगर कहीं ये लगे कि हम उलझ गए तो यहीं पर आना है और इन्हीं के चारों तरफ ये चैप्टर घूमेगा। अब चलते हैं धाराओं पर। बेसिकली धारा 166 है, जो कहती है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को सती करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया शक्ति वाला जो मैंने बताया था। धारा 166 क्या बोलती है कि लोक सेवक जो है, कोई लोक सेवक है, वो किसी को सती करने के आशय से जो विधि की अवज्ञा करता है, यानी जो उसको शक्ति दी गई है और जो उसको विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उसका गलत प्रयोग करता है। किसके लिए? सती पहुंचाने के आशय से। यहाँ पर सती का आशय आवश्यक तत्व है इस धारा का। अगर सती का आशय नहीं है, यानी वह सती नहीं पहुंचाना चाहता और वह सिर्फ नियमों से बाहर गया है और उसका आशय किसी को सती पहुंचाना नहीं था, वह नियमों से बाहर चला गया, तो दूसरी धारा लागू होगी, फिर यह धारा लागू नहीं होगी। यानी अगर उसने नियमों का सिर्फ उल्लंघन किया है, वह किसी को सती नहीं पहुंचा रहा था, यह चीज़ नहीं कर रहा था, तब यह धारा लागू नहीं होगी। तब जो है दूसरी धारा लागू होगी। इस धारा के लिए ज़रूरी है सती का आशय होना चाहिए, किसी को सती पहुंचाने का उसका आशय होना चाहिए, जो शक्ति उसको विधि द्वारा प्राधिकृत की गई, उसको सौंपी गई है। ठीक है, अब इस धारा में कितनी सज़ा मिलेगी? तो सादा कारावास 1 वर्ष तक का। अगर कोई ऐसा करता है लोक सेवक तो उसको सादा कारावास मिलेगा 1 वर्ष का, और या जुर्माना हो सकता है कि जुर्माना लगा दें, या हो सकता है दोनों, कि सादा कारावास भी भोगो और जुर्माना भी भोगो। तो ये धारा 166 थी। अब आते हैं धारा 166 क में। जो धारा 166 क, धारा 166 क्या कहती है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, यानी जिन लोक सेवकों को विधि के अधीन कुछ निर्देश दिए गए हैं, लोक सेवकों को विधि के अधीन कोई निर्देश दिए गए हैं, जो उनकी अवज्ञा करता है, अधीन निर्देश दिए गए हैं, उनकी अवज्ञा का मतलब उनका पालन ना करना, यानी उसको जो है नज़रअंदाज करना। जैसे हो सकता है कि सीनियर ने जूनियर को आदेश दिया हो किसी अपराध की जांच करने के लिए, किसी को हिरासत में लेने के लिए, या कोई अन्य आदेश हो सकता है, वह दिया हो वह करने से मना कर दे या वह मानने से मना कर दे, तो यह होती है अवज्ञा। अब सीआरपीसी की धारा 156 संबंधी निर्देश हो गया। ठीक है, धारा 326 संबंधी निर्देश हो गया, या धारा 509 के अधीन जो दंडनीय संज्ञेय अपराध होते हैं, गंभीर अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध, उनके संबंधित जो सूचना होती है उसको लेखबद्ध करने में असफल रह जाता है। यानी कोई लोक सेवक है, वह कोई गंभीर अपराध है जो धारा 509 के अंतर्गत है, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है गंभीर अपराध, उसकी जो सूचना उसको लेखबद्ध करने में असफल रह जाता है, तब यह धारा लागू होगी। यानी तब इस धारा के अंतर्गत जो है अपराध माना जाएगा कि उस लोक सेवक ने किया है, धारा 161 क के अंतर्गत। ठीक है, 166 क के अंतर्गत, 166 क के अंतर्गत। अब धारा 161 और 161 से 165 बोलोगे सर आपने तो बोला था कि 161 से 171 तक ये चैप्टर है, तो आपने सीधा 166 से शुरू क्यों किया? तो धारा जो 161 से 165 तक थी वह बताऊंगा क्यों मैंने इस 166 से शुरू किया। पहले 166 क को पूरा करते हैं। यानी कोई ऐसी अवज्ञा करेगा कि ऊपर से निर्देश आया उसकी अवज्ञा कर दी, और दूसरी बात है जो विशेष धाराएं हैं जिनमें संज्ञेय अपराध से संबंधित धाराएं हैं, उनसे संबंधित अवज्ञा हो गई। जैसे धारा मैंने 509 बताई, इससे संबंधित अवज्ञा हो गई। सीआरपीसी की धारा 154 हो गई, उससे संबंधित अवज्ञा हो गई। यानी उसके अंतर्गत जो निर्देश दिया गया था उसको पालन ना करना। ठीक है, तो ऐसी धाराओं में जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है, जैसे 154 हो गई सीआरपीसी की, 326 हो गई और 509 हो गई, ये नोट कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। धारा 166 के अंतर्गत सीआरपीसी की जो धारा है, सीआरपीसी की जो धारा है 154 और जो 326 हो गई, 326 ख ग और ड, ये 4 जो उपधाराएं हैं 326 की, 154 हो गई
और 509 के अधीन ये जितने भी इनके अंतर्गत निर्देश होते हैं, अगर यह पालन करने में वह चूक जाता है या अवज्ञा करता है तो फिर कठोर दंड मिलेगा, कठोर कारावास मिलेगा, मिनिमम 6 माह का और मैक्सिमम 2 साल का। ठीक है, कठोर कारावास मिलेगा। इनमें मिनिमम हो सकता है वह कारावास दे दे सरकार, जो न्यायालय 6 माह का, और मैक्सिमम कितना होगा, कितने तक मिल सकता है, 2 वर्ष तक, प्लस जुर्माना इंक्लूड होगा, प्लस जुर्माना इंक्लूड होगा। तो ये धारा 166 कै थी। ठीक है, धारा 166 कै पर जाने से पहले यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि 161 से 165 धारा कहाँ गई। तो इसमें जो है रिश्वत से संबंधित, जो भ्रष्टाचार से संबंधित उपबंध थे आईपीसी में, रिश्वत से संबंधित भ्रष्टाचार से संबंधित 161 से 165 में उपबंध थे। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ इस चीज़ पर आने से पहले कि धाराएँ कहाँ गई। कि जब भी मान लीजिए आईपीसी में जो प्रोविज़न है, आईपीसी में कोई प्रोविज़न है और इन प्रोविज़न से संबंधित, इन अपराधों से संबंधित कोई विशेष एक्ट संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह जो प्रोविज़न के ऊपर वो एक्ट के अंतर्गत जो उपबंध किए जाते हैं, एक्ट के अंदर जो उपबंध किए जाते हैं, वह जो सामान्य विधि होती है उस पर ओवरराइड करेंगे, उस पर अविभावी होंगे। इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न में मत डालो अपने आप को। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक्ट संसद ने पारित कर दिया आईपीसी के कुछ अपराधों से संबंधित, जो गंभीर अपराध हैं, जिनको वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है, उनके लिए संसद ने एक्ट पारित कर दिया। अब एक्ट पारित कर दिया तो जो एक्ट जिस एक्ट में जितने अपराधों का उल्लेख है और उनके दंड का उल्लेख है, तो इसमें भी उतने ही दंड है, उतना अपराध है, मतलब कम है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो कौन सा ऊपर होगा, तो जो एक्ट में अपराध उल्लेखित किए गए हैं, दंड उल्लेखित किए गए हैं, वो ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड करने का मतलब क्या होता है, अविभावी करने का मतलब क्या होता है कि जो अपराध जहाँ तक कॉन्ट्राडिक्शन में होगा, जो दंड या अपराध जो उल्लेखित हैं, जैसे आईपीसी में भी पहले रिश्वत के उल्लेखित थे, भ्रष्टाचार का उल्लेखित था, और फिर अलग से एक्ट पारित कर दिया, गंभीरता को देखते हुए, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको अलग से टैकल करने को के हिसाब से देखते हुए। तो जब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, यानी आईपीसी क्या है, सामान्य विधि है, और जो एक्ट बनाया क्या है, वो विशेष विधि है, तो जो विशेष विधि में बात होगी वो मानी जाएगी, ना कि जो आईपीसी में वो मानी जाएगी। ठीक है, तो 161 और 165 तक जो धाराएं थी वो इसलिए अपने आप ही नाकाम हो गई, क्योंकि अब उनका यूज़ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो सामान्य विधि और विशेष विधि बनाई जाती है उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होता तो विशेष विधि को माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध हैं वो अब कहाँ मिलेंगे आपको, भ्रष्टाचार जो एक्ट बनाया गया है, भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट जो बनाया गया है उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो 161 और 165 क्या हो गई, रिपील्ड हो गई, निरसित हो गई। अब ये धाराएं जीवित नहीं हैं। तो 161 से 165 ये गई। ओवरराइड क्या होता है ये समझा दिया, सामान्य विधि क्या होती है, विशेष विधि क्या होती है, यही भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे हमारी जर्नी पर, जहाँ पर हम रुके थे। 166 कै पर हम रुके थे, जो अवज्ञा से संबंधित है। बातें 166 कै पर, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। बाकी जो मैंने बिंदु लिखे हैं साइड में, उन्हीं के चारों ओर ये चैप्टर घूमने वाला है। अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न में पढ़ो तो यहीं पर वापस आपको आना है और यहीं से फिर आगे बढ़ना है। अब आते हैं धारा 166 कै पर। धारा 166 क्या कहती है कि आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो पुलिस वाला मामला होता था, जैसे किसी की दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो अस्पताल में उसको लेकर जाते थे, तो क्या बोलते थे कि इससे पहले जो पुलिस वाला काम करवाओ, मतलब ये मेडिकल लीगल केस है, मतलब पुलिस को पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद हम जांच वगैरह करेंगे, उसके बाद इलाज करेंगे। अब ऐसा नहीं। 166 क्या बोलती है, 166 क्या बोलते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, राज्य सरकार के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो, या स्थानीय जो निकाय हैं उनके अधीन हो, या किसी व्यक्ति के अधीन हो, ठीक है, उसमें जो है CRPC 357 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे जो है 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके जो भार साधक होगा, जो संचालन करता होगा, उसको यह जुर्माना लगेगा अगर वह CRPC 357 ग का उल्लंघन करता है, यानी पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड है इसमें। ठीक है, जो 166 ख है धारा 166 ख
क्या बोलती है कि कोई भी अस्पताल जो किसी के भी नियंत्रण में हो सकता है, सरकार, केंद्र, राज्य, ठीक है, व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति या सार्वजनिक अस्पताल, वही सरकार वाला हो गया फिर सार्वजनिक, तो ठीक है, इनके अंतर्गत जो भी अस्पताल है, अगर वह पीड़ित का उपचार नहीं करता है, पीड़ित का उपचार न करने संबंधी दंड दिया गया है। कितना दंड दिया गया है? 1 वर्ष का कारावास, ठीक है, 1 वर्ष का कारावास। एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों चीज़ें। और 357 गय के बंधनों का उल्लंघन करेगा तो है, ठीक है, 357 गय, ये भी ध्यान रखना, सीआरपीसी की धारा 357 गय का उल्लंघन करेगा तो उसको इतनी सज़ा मिलेगी। इसी से संबंधित है पीड़ित का उपचार न करने संबंधी, जो मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया है, बेसिकली वही यह धारा है। पीड़ित का उपचार न करने संबंधी अपराध करता है, चाहे वह किसी के नियंत्रण में हो, जो उसका भार साधक होगा, यानी जो उसका संचालन करता होगा, जो उसका मुखिया होगा, उस टाइम पर उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, ठीक है। यह धारा बेसिकली 166 है, यह बताती है। अब आते हैं धारा 167 पर। धारा 167 बोलती है कि लोक सेवक जो सती कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो धाराएं हैं उनमें क्या इम्पोर्टेंट है, सभी में जो कॉमन है वह यह है कि जो लोक सेवकों से संबंधित हम धाराएं पढ़ रहे हैं उनमें यह जरूरी है कि वह विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, जो लोक सेवक है, ठीक है, यानी जो उसको कर्तव्य सौंपा गया है विधि द्वारा, उसके द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, और जो वह काम कर रहा है वह विधि द्वारा उसे सौंपा होना चाहिए, ठीक है, विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, और जो काम वह कर रहा है वह उसे विधि द्वारा सौंपा होना चाहिए उस लोक सेवक को। अगर वह काम विधि द्वारा उसे सौंपा गया है और उसको निष्पादन करने में, यानी उसको अच्छा करने में वह असमर्थ पाता है, अपने आप को रहता है, या गलती करता है, या सती करता है, तब जो 161 से 171 प्रोविज़न है इनमें फिर दंड मिलेगा, यानी फिर वह अपराध हो जाता, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। अब आते हैं धारा 167 पर। क्या बोलती है कि लोक सेवक जो सती करने के आशय से, धारा 167, लोक सेवक हजोई, लोक सेवक यानी जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, लोक सेवक जो सती करने के आशय से, ये ध्यान रखना, सती करने, आशय बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सती करने का आशय ना हो और वह तब दस्तावेजों में अशुद्धि करता है या उनका गलत अनुवाद करता है, तब अलग धारा लागू होगी, तब यह धारा लागू नहीं होगी। दस्तावेजों में जो है अशुद्धि करता है या अनुवाद जो है सती करने के उद्देश्य से गलत करता है, ठीक है, या गलत दस्तावेज रचता है, या जो अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, उनकी गलत रचना करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख डाला गया आईटी एक्ट 2000 जो बना था उसके अंतर्गत, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संबंधित पूरा एक्ट है, तो उसका शब्द है ये, उसको वह भी डाला गया है इसमें। दस्तावेजों में अशुद्धि करता है, अनुवाद में गलती करता है, सती करने के आशय से, ये ध्यान रखना, सती करने का आशय इंपॉर्टेंट है। लोक सेवक है, विधि द्वारा प्राधिकृत है, और विधि द्वारा इसे यह कर्तव्य सौंपा गया है, विधि द्वारा कर्तव्य यह उसे सौंपा गया है। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर यह धारा 167 लागू नहीं होगी, ठीक है। सती करने का आशय नहीं है तो लागू नहीं होगी। विधि द्वारा उसे वह काम नहीं सौंपा गया था, वह उसी दिन वैसे ही किसी और की जगह आया था, तब भी यह शर्त लागू नहीं होगी। विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है तो फिर वो लोक सेवक की नहीं, तब भी यह चीज़ लागू नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है जो 167 है। अब इसमें जो है कितनी सज़ा मिलेगी और कितना जो है उसको प्रोविज़न है धारा 167 में। धारा 167 में सजा संबंधित उपबंध, सजा संबंधी उपबंध, इसमें वही कॉमन चीज़ है जो चली आ रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यह उपबंध आप कमेंट में करके बताएं ताकि मुझे
खुशी मिले कि आप इतना समझने लग गए हैं कि अपराध के अनुसार उनका कितना दंड मिलता है। मैंने पहले भी जैसे पिछले चैप्टर करवाए हैं उनमें बताया है कि जैसे जैसे अपराध गंभीर होता जाता है सज़ा बढ़ती जाती है। 1 मास से 6 मास हो जाती है, 6 माह से 1 वर्ष हो जाती है, 1 वर्ष से 2 वर्ष हो जाती है, या जुर्माना की जगह प्लस जुर्माना हो जाता है। ये चीज़ें मैंने समझाई हैं पहले। तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर बताते हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं मैं इसका जो है उत्तर नीचे कमेंट में दे दूंगा या जाते वक्त दे दूंगा। ठीक है, अब आते हैं धारा 168 में। धारा 168 क्या बोलती है? धारा 168 बोलती है कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, ठीक है, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध व्यापार में लगता है, विधि विरुद्ध क्या करता है? व्यापार में लगता है। अब जो लोक सेवक होता है उसको जनरली अधिकतर व्यापार से जो है विधि द्वारा यह कहा जाता है कि लोक सेवक जो होगा, जो सरकारी नौकरी में आएगा, वह व्यापार नहीं करेगा। यह चला आ रहा है, यह संहिता में चला आ रहा, मतलब इसकी यह कहीं उल्लेखित तो नहीं करेगा, लेकिन जो आचार संहिता होती है वह उसमें यह बेसिकली मेंशन रहता है। तो यानी जिसे विधि द्वारा रोका गया है व्यापार करने से, विधि द्वारा आबद्ध किया गया है इस चीज़ से कि वह व्यापार नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? व्यापार नहीं करेगा। विधि विरुद्ध व्यापार में, विधि विरुद्ध हो गया ना, क्योंकि विधि ने क्या किया था? रोका था कि कोई भी लोक सेवक व्यापार नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है, विधि विरुद्ध हो गया, क्योंकि व्यापार पूछ सकते हो सर व्यापार तो कई प्रकार का होता है, तो सभी प्रकार का व्यापार, ठीक है, सभी प्रकार के व्यापार, जितने व्यापार होता है, कारोबार हो गया, धंधा हो गया, सभी आ गए इसमें। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मामला है कि कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार का व्यापार लिखना है, पर व्यापार, कारोबार, धंधा सभी आ गया इसमें व्यापार में। अब एक एग्जाम्पल लेना, कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से करार करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से करार करता है, तो यह क्या व्यापार माना जाएगा? ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, क्या यह व्यापार माना जाएगा? तो यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने आपको बार बार सिखाई है, बार बार समझाई है, क्या देखना है? आशय देखना है। यहाँ पर क्या है? आशय क्या है? प्रशिक्षण प्राप्त करना है। आशय क्या? प्रशिक्षण प्राप्त करना है, ना कि व्यापार करना, ना कि व्यापार करना। तो क्या यह व्यापार हो गया? नहीं, यह व्यापार नहीं हुआ। अगर व्यापार ही नहीं हुआ तो अपराध नहीं हुआ, तो अपराध नहीं हुआ तो धारा यह 167 लागू नहीं हुई, 168 लागू नहीं हुई। अब अगर कोई यह करता है व्यापार, उसके बावजूद भी बाद में पकड़ा जाता है और वह लोक सेवक है, शर्तें क्या क्या इस धारा की? वह लोक सेवक होना चाहिए, विधि द्वारा उसको रोका जाना चाहिए कि आप व्यापार नहीं करेंगे, मेंशन होना चाहिए, और उसके बाद जो व्यापार करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी इस धारा के अंतर्गत? 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। ठीक है, या जुर्माना या दोनों, ये सज़ा उसको मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। लगता है कि हाँ हमारे हित में है, और हमें जो है पेड कोर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे जो 10-10 हज़ार रुपये के बिकते हैं आईपीसी के लिए, वो आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे जो आईपीसी के चैप्टर हैं पूरी डेप्थ के साथ, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और जो है पूरी 360 डिग्री के साथ मैं करवा रहा हूँ। जितने मैंने 8 चैप्टर करवाए हैं वो आप देख लीजिए, और देखकर कोई ज़्यादा अमीर है, मेरे चैप्टर 8 देख लो पहले, या जो आने वाले चैप्टर हैं, मैं 22 के 22 चैप्टर आईपीसी कवर करवाऊँगा। पूरी आईपीसी की जो थ्योरी हैं, कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर करवा दूंगा। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन फिर अपने दिमाग के सामने रखना, चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो अगर कोई अमीर है उसके लिए मैं एक राय देना चाहूँगा कि आप अमीर तो हो ही, पहले मेरी वीडियो देखो, फिर कोई पेड कोर्स खरीदो, और फिर उनकी वीडियो देखो, फिर कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, कंपैरिजन करके फिर बता देना कि पेड में अच्छा पढ़ाया जा रहा है या यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है। पढ़ा मैं पेड में भी सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं यहीं पर पढ़ाना चाहता हूँ। कोई एक ढंग की आईपीसी की वीडियो नहीं है पूरे यूट्यूब पर, वही जो सतही ज्ञान तैर रहा है चारों तरफ। कोई अगर पढ़ा भी रहा है तो फिर वह सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए पढ़ा रहा है, इतना पढ़ा रहा था कि उसका खर्चा चलता रहे, उसकी एकेडमी चलती रहे, और छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालता रहूँ।
कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसा भी कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका बिजनेस है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कोई है ऐसा तो वो यह काम कर सकता है। मैं उसको एक सुझाव दूंगा मतलब ये करे ये काम, फिर बताए कमेंट में कि हाँ कैसा लगा। बाकी मुझे इतना पता है कि वीडियो के बाद आप अंदर से गदगद हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपके सामने फेंके तो आप चुटकी में सोल्व कर दोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, शुरुआत में लेता हूँ। और वीडियो के अंत तक आप यह अपने आप से ही सुनिश्चित हो जाओगे इस चीज़ से। तो चलिए, ज़्यादा अपनी शेखी नहीं बिगाड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो फिर कमेंट आ जाएगा कि अपनी ही शेखी बिगाड़ रहा है। अब आते हैं धारा 169 में। धारा 169 बेसिकली है लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करते हैं या उसके लिए बोली लगाता है। अब इस वीडियो के नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप नहीं बना रहे नोट्स तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए, क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद उस पर नोट्स भी अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नहीं लिंक के थ्रू जाना चाहते तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं इंडिया ऑक्सफोर्ड अजीत, तो उस पर आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब आते हैं धारा 168 पर। धारा 169 पर लोक सेवक जो होता है जो विधि विरुद्ध जाकर संपत्ति का क्रय करता है और उनके लिए बोली लगाता है, ठीक है, उसके लिए क्या दंड है इसमें। देखिए, धारा 169 बोलती है, धारा 169 बोलती है कि जो लोक सेवक विधि विरुद्ध संपत्ति का क्रय करता है, संपत्ति क्रय करता है या शेयरधारिता करता है। शेयरधारिता का मतलब कुछ हिस्सा किसी संपत्ति का खरीदता है या किसी और के नाम से खरीदता है, किसी और रिलेटिव के नाम से इनडायरेक्ट उसमें जुड़ा रहता है, इनडायरेक्ट जुड़ा रहता है। तो विधि विरुद्ध यह काम क्यों हुआ? यह काम विधि विरुद्ध इसलिए हुआ जब उसको जो है किसी लोक सेवक को, इसमें धारा मेंशन है, लोक सेवक को संपत्ति का ऐसा क्रय विक्रय करने से, संपत्ति का क्रय करने से विधि द्वारा आबद्ध किया गया हो, यानी वह संपत्ति का क्रय नहीं करेगा, ऐसा विधि द्वारा आबद्ध किया गया हो। अगर ऐसा उसको विधि द्वारा आबद्ध किया गया उसके बाद खरीदता तो क्या हो गया? विधि विरुद्ध हो गया। वह विधि विरुद्ध हो गया तो फिर इस धारा का जो है दंड का भागी हो गया। अब भागी हो गया तो फिर उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। साथ में इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि बोली भी नहीं लगा सकता, संपत्ति क्रय नहीं कर सकता, साथ में बोली भी नहीं लगा सकता कि चलो वैसे बोली लगा लेते हैं संपत्ति और कोई खरीद लेगा, ऐसा नहीं, बोली भी नहीं लगा सकता। तब वह दंड का भागी हो जाएगा अगर ऐसा करता है। शर्त क्या है इस धारा में? विधि द्वारा आबद्ध किया गया हो कि वह संपत्ति नहीं खरीदेगा, यह मुख्य शर्त है। अगर किसी लोक सेवक को विधि द्वारा आबद्ध नहीं किया गया है तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी, वह खरीद सकता है। अगर किया गया है और उसके बाद खरीदता तो क्या होगा? वह विधि विरुद्ध हो गया, तब वह क्या हो गया? दंड का भागी हो गया, फिर उसको दंड मिलेगा। अब यहाँ पर कितना दंड मिलेगा? तो सादा कारावास 2 वर्ष तक का, या जुर्माना, या दोनों, ठीक है। दंड कितना मिलेगा? सादा कारावास 2 वर्ष तक का, जुर्माना या दोनों, और साथ में जो संपत्ति इसने खरीदी थी उसको क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। तो ये धारा 169 थी। अब आते हैं धारा 170 पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? विधि विरुद्ध क्या जा रहा है? दायरे से बाहर जा रहा है, इसी के चारों ओर घूमेगा ये ध्यान रखना। कहीं पर उलझो तो उन्हीं बिंदु पर आना जो मैंने लिखे हैं, उन्हीं के चारों ओर फिर ये चैप्टर घूमेगा। अब धारा 170 पर आते हैं। धारा 170 क्या बोलती है कि लोक सेवक का प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है? धारा 170 क्या बोलती है? लोक सेवक का प्रतिरूपण। प्रतिरूपण यानी उसके जैसा दिखने का प्रयास करना जिससे लोग यह समझे कि यह लोक सेवक है। लोक सेवक का प्रतिरूपण, इस आशय से अपने आप को दिखाना या यह दिखाना, यह जानते हुए कि वह लोक सेवक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह जानता ही है भली बात है कि वह लोक सेवक नहीं है, उसके बावजूद यह दिखाना कि वह लोक सेवक है और उस ढंग से उपदेश करना। उपदेश करने का मतलब है ढोंग रचना, यानी संकेत देना,
मिथ्या रूप से अभिकथन देना, अभिकथित करना, यानी सभी को बताना कि हाँ मैं लोक सेवक हूँ। ठीक है। अपदेश करना, अपदेश करने का मतलब क्या है? मिथ्या रूप से अभिकथन देना, अभिकथित करना, सभी को बोलना कि मैं लोक सेवक हूँ। अभिकथित करना, ढोंग रचना, संकेत देना, इसे कहते हैं अपदेश करना। और उसके बाद जो है ऐसे पद धारण करने वाला जो अन्य व्यक्ति है उसका छद्म प्रतिरूपण करना। प्रतिरूपण का मतलब है कि उसके जैसा ड्रेस पहनना, उसके जैसा जो है हुलिया बनाना वगैरह वगैरह, छद्म प्रतिरूपण करना और दिखाना अपने आप की कि हाँ वह लोक सेवक है। जो छद्म प्रतिरूपण संबंधी ड्रेस वगैरह है उसके लिए अगली धारा में, धारा 171 में है उपबंध। और इसमें एक मामला है जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ऐसे पदाभास के अंतर्गत, यानी ऐसे पद धारण करने के अंतर्गत कार्य किया जाना या कार्य करने का प्रयत्न करना जरूरी है, तभी यह धारा लागू होगी। कार्य किया जाना या कार्य का प्रयत्न करना। अगर किसी ने सभी चीज़ें कर ली लेकिन कुछ नहीं किया, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर यह धारा लागू नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें बेसिकली मेंशन है कि कुछ न कुछ उसके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा करके। और यहाँ पर यह क्यों कि लिखा हुआ कार्य किया जाने, प्रयत्न किया जाने? क्योंकि यहाँ पर अगर वह कुछ नहीं करता तो यहाँ पर वह आज से अपना चेंज कर सकता है। अगर किसी ने वैसे ही पुलिस की ड्रेस पहनकर वह बैठ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ मतलब दर्शाया नहीं, कहीं से कोई गलत काम नहीं किया, तो वह बोल सकता है कि उसका हास्य मनोरंजन करना था। वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो, तब यह धारा का जो मतलब है वही कुछ नहीं रह जाता है। तो कार्य किया जाने का अर्थ है कि या तो उसके द्वारा कोई विधि विरुद्ध कार्य किया जाए। विधि विरुद्ध का मतलब है कि जिसके लिए वह प्राधिकृत नहीं है, जिसके लिए वह वेद रूप से सक्षम नहीं माना गया है विधि द्वारा, यानी वह लोक सेवक थोड़ी है। अगर वह लोक सेवक बनकर करता है तो क्या होगा? विधि विरुद्ध हो गया। तब कार्य किया जाना यहाँ पर जरूरी है, या प्रयत्न या प्रयास ही, प्रयास मात्र से ही वह अपराध हो जाता है। आईपीसी में अधिकतर ऐसे अपराध हैं, बहुत अपराध हैं जो मात्र प्रयत्न से ही अपराध बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही, अगर प्रयत्न करता है या करता है तो वह अपराध हो जाएगा, धारा 170 वहाँ पर लागू हो जाएगी। अब एक मैं बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, नगा पो क्याओ का मामला है। ठीक है, नगा पो क्याओ का मामला है। इसमें देखो वही मेरा एग्जाम्पल जो मैंने अब दिया था वही है, नगा पो क्याओ का मामला है। ये नोट कर लो अगर साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, नहीं नोट्स मिल जाएंगे जैसे मैंने बताया था। वीडियो इत्मीनान से देखते रहो। इसमें जो है यह क्या कर रहा था कि पुलिस का जैकेट जो है, पुलिस जैकेट जो बगल में दबाए जा रहा था, जैकेट बगल में दबाए जा रहा था, दबाकर जा रहा था। किस आशय से? इस आशय से कि लोग इसको जो है पुलिस का सिपाही समझे, पुलिस का सिपाही समझे, और पुलिस ने इसको उठा लिया। मामला गया न्यायालय में। न्यायालय ने बोला कि यह अपराध नहीं है, यह अपराध नहीं है और यह दोषी नहीं है इस धारा के अंतर्गत। क्यों नहीं है? अब जो मैंने चीज़ बताई थी वही यहाँ पर आ गई कि मात्र जैकेट ले जाने से नहीं होगा। क्या किया जाना चाहिए? कार्य किया जाना चाहिए या प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने दे दी है और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो आप यहाँ पर ये मामला सुना सकते हो, नगा पे का मामला, और धारा 170 बता सकते हो कि कार्य किया जाना भी ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए अगर कोई ऐसा करता है, कार्य भी कर देता, तो कितनी सज़ा मिलेगी? तो 2 वर्ष तक का कारावास। सज़ा कितनी मिलेगी इस धारा के अंतर्गत? 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। ठीक है, ये धारा 170 बेसिकली है। अब आते हैं धारा 171 पर। इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दीजिए। अगर करना चाहते हैं तो पसंद करते हैं कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कर दीजिए। इसमें कोई आपका जो है बैंक से बैलेंस नहीं कटेगा कि इतना अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो गया क्योंकि आपने जो इंडिया ऑक्सफोर्ड को सब्सक्राइब किया था, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ। तो धारा 171 पर चलते हैं। धारा 171 है कि कपटपूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। ठीक है, इसमें कुछ आवश्यक शर्तें हैं, वह पूरी होनी चाहिए। अब देखिए धारा 171 क्या है।
धारा 171 बोलती है कि लोक सेवक की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट उपबंध क्या है? धारण करना। किस आशय से? इस आशय से कि उसे लोक सेवक समझा जाए। आशय से लोक सेवक समझा जाए। इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? आवश्यक शर्तें हैं कि वह जो है पहले तो लोक सेवक ना हो और वह यह चीज़ जानता हो। लोक सेवक न हो और वह यह चीज़ जानता हो। ठीक है, चीज़ जानता हो, उसे यह विश्वास हो कि वह लोक सेवक नहीं है, जो यह काम कर रहा है, जो व्यक्ति पोशाक पहन रहा है। दूसरी बात है वह यह पोशाक पहनने का कृत्य करता हो। तीसरी बात जो मैंने आशय बताया, उसका आशय हो कि उसको लोक सेवक समझा जाए। ठीक है, और अगर वह ऐसा करता है और कोई कृत्य करता है तब यह धारा लागू होगी। कितना है? 3 मास का कारावास, जुर्माना या दोनों। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई अभिनय के लिए पोशाक पहनता है, अभिनय के लिए, नाटक के लिए पोशाक पहनता है, तो क्या वह भी अपराधी माना जाएगा? क्या उसको भी चालान जो है इस धारा के अंतर्गत जुर्माना लगेगा या उसको 3 मास की सज़ा दी जा सकती है? तो वहाँ पर नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आशय चेंज हो गया। आशय क्या है इसका? आशय है अभिनय करना। इसका आशय लोक सेवक समझा जाए, यह दिखाना नहीं है लोगों को, या इस दिखाने के बावजूद कोई कृत्य करना नहीं है। ठीक है, तो धारा 171 यह बोलती है। इसमें क्या आशय इंपॉर्टेंट है? इस धारा में लोक सेवक समझा जाए, यह दिखाना, साथ में कपटपूर्वकता होनी चाहिए। उस आशय में कपटपूर्वक आशय होना चाहिए। अगर कपटपूर्वक आशय नहीं है, इंटेंशन नहीं है, कोई कृत्य नहीं किया लोक सेवक ने, उसने वर्दी पहनकर, तो फिर यह जो है बोल सकता है कि वह अभिनय के लिए जा रहा था, वगैरह के लिए जा रहा था, तब यह फिर धारा वैसे भी लागू नहीं होगी। अगर वह कपटपूर्वक आशय के साथ बाजार में निकलता है ड्रेस पहनकर और फिर जो है कुछ निर्देश देने लगता है, कुछ ऐसे कृत्य करने लगता है जो विधि विरुद्ध हैं, तब यह धारा लागू होगी। फिर साथ में अन्य धाराएं भी लागू होंगी जो मैंने पहले बताई हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कपटपूर्वक आशय। अगर कपटपूर्वक आशय नहीं है तो यह धारा लागू नहीं होगी फिर। तो ये थी धारा 171। इस चैप्टर में बेसिकली यही धाराएं हैं। अब जो चैप्टर आएगा 9A यानी 9 क, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वह अपने आप में अलग वीडियो की डिमांड करता है। वह विस्तारित चैप्टर, वह निवार्चनों से संबंधित है, जो लगभग जो 1920 के एक्ट के द्वारा डाला गया था। तो उसके लिए जो है अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरी है। तो वह मैं बनाऊंगा। इसकी अगली जो वीडियो आएगी 4 दिन के 5 दिन के बाद, वह ज़रूर देखना है। इस चैप्टर में अगर कहीं पर कोई समस्या आई हो तो पॉज लीजिए, थोड़ा सोचिए, जो मैंने बिंदु बताए हैं इन पर गौर कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाइए, पीछे जाकर दोबारा वीडियो देखिए, अब समझ में आ जाएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मैं बता दूंगा। अगर पूरी वीडियो समझ में आ गई है और अच्छा लगा है, दिल मतलब गदगद हो गया है, तो फिर एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ आप यहाँ तक आए हैं और आपने यह वीडियो पूरा देखा है और आप मेरे रियल सब्सक्राइबर हो। अगर नोट्स चाहिए हैं तो फिर वही टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाइए और नोट्स आप ले सकते हैं वहाँ से, इस वीडियो का अपलोड होने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक करने के बाद फिर आप जानते हैं कि फिर आपको मतलब ना तो खुद का फ़ायदा होगा ना मेरा फ़ायदा होगा डिसलाइक करोगे तो, क्योंकि फिर आपके अंदर भी जो है दूसरी भावना आएगी डिसलाइक करने से। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब बिछड़ने का टाइम आ गया है, विदा लेता हूँ चैप्टर के साथ और मिलता हूँ फिर अगले चैप्टर में। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।